अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में अपने जो नागरिक उनके गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं उनको हिदायत दी है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें, और मदद भी कर रही है सरकार। लेकिन यरूशलेम के मामले में अमेरिकी सरकार ने कहा है कि आप निकलिए वहां से, लेकिन निकलने का इंतजाम खुद करिए वहां से। तो क्या अमेरिका कहीं ना कहीं बेबस दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इजराइल पर ईरान मिसाइलें, ड्रोन हमले कर रहा है? जाहिर सी बात, देखिए ये मुश्किल हालात हैं, हालांकि उसके बावजूद वो निकाल रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन बड़ी तादाद में हैं अमेरिकी इन जगहों पर। अच्छा, ये जो जगहें हैं यहाँ से निकलना फिर भी आसान है आपके लिए। अब कुछ एयरक्राफ्ट्स और एयर फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू हुई हैं, दुबई से भी कुछ शुरू हुई हैं, भारत भी कुछ फ़्लाइट्स आई हैं, तो उतनी तो नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ किसी हद तक हो रही हैं ऑपरेट। और आप लैंड रूट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाकर कहीं से फ्लाई कर सकते हैं, तो कुछ ऑप्शंस हैं और उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने ये शायद कैलकुलेट भी नहीं किया था कि इस तरह से दूतावासों पर हमला होगा, या इस तरह से अमेरिकन सिटीजन्स को जो सिविलियन इलाकों में हैं वहाँ पर अटैक होगा, यानी मिलिट्री बेसिस के अलावा भी अटैक इस तरह से ईरान करेगा। ये शायद कैलकुलेशन में नहीं था, इसलिए भी इतनी बड़ी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है। और इस हद तक आप आकर दूतावास पे हमला कर देंगे, ये शायद कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं था, ये ईरान की स्ट्रैटेजी है वो। मगर हाँ ज़रूर है, मुश्किल है उनके लिए। कई जगह पे कहा गया है कि आप खुद अपना इंतज़ाम करें या खुद देखें, क्योंकि वहाँ वो नहीं मदद पहुँचा सकते हैं, वो युद्ध में हैं। तो मुश्किल तो है अमेरिका के लिए। और मैं ये कहती हूँ अमेरिका के लिए डोमेस्टिक तौर पे ये ज़्यादा मुश्किल होता है बताना कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं अपने नागरिकों को, या मौत हो रही है किसी की, अमेरिकी नागरिक की, तो फिर वो दबाव उन पर बढ़ता जाता है। सुपर पावर के लिए वो ये शर्म की बात होती है, और ये दबाव फिर उन पर बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, जो मेन मुद्दा है परमाणु बम, क्या वाकई ईरान उसके नज़दीक है, या जैसा कि कहा जा रहा था ईरान के पास 60% जो है एनरिच्ड यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, तो क्या ईरान बना सकता है परमाणु बम आने वाले दिनों में, या इस दौरान गतिविधि उनकी तेज हो गई होगी? कुछ क्या लगता है? ईरान बना सकता नहीं है मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि ईरान अगर बना सकता होता तो पहले ही बना लिया होता। तो और ईरान जो बातचीत अभी चल भी रही थी अमेरिका के साथ, उसमें भी बहुत हद तक तैयार था सिविलियन यूज़ तक उसे लिमिट करने के लिए, और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो करने के लिए, कम करने के लिए। तो बहुत हद तक तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास है न्यूक्लियर वेपन, या वो बना सकता है। दूसरा ये कि जितने हमले अभी हो रहे हैं ईरान में, जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है। और जिस तरह के एयरबोर्न अटैक्स किए जा रहे हैं ईरान पे, मुझे नहीं लगता अभी ईरान के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपना प्रोडक्शन हथियारों का भी बढ़ा पाए या बना पाए। तो उसके पास जो है अभी वही है, उसी को वो रखेगा। तो कुछ चीन से, रशिया से मदद मिलेगी कुछ ऐसा ईरान चाहेगा तो ज़रूर, पर मुझे नहीं लगता। रशिया ने अपना स्टांस बहुत हद तक साफ़ किया है, मुझे नहीं लगता कि रशिया सीधे तौर पर कोई मदद करने वाला है। रशिया ने जो अपना रुख है वो किसी हद तक साफ़ कर दिया है। चीन ज़रूर समर्थन कर रहा है खामेनेई को लेकर भी, जिस तरह से उन्हें मारा गया उसको लेकर भी चीन ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। सपोर्ट भी कर रहा है। चीन को लेकर कुछ खबरें हैं भी कि पहले भी चीन से बहुत कुछ लिया है उन्होंने। लाइक जब ये शुरू हो गया था कि युद्ध होगा या युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, तब भी उन्होंने बहुत कुछ चीन से लिया है, और उसको लेकर कुछ अलग अलग जानकारियाँ भी हैं कि चीन की तरफ से सप्लाई उन्हें कुछ किया गया है। लेकिन अब आगे कितना सप्लाई होगा, क्योंकि युद्ध में टिके रहने के लिए तो यही है ना, किसकी सप्लाई चेन ज़्यादा बेहतर है। आपके पास हथियार है, लेकिन देखिए ईरान के पास तो जो है ही। आप दूसरी तरफ भी देखिए कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो इतने हथियार हैं कि मैं इंडेफिनेट लड़ सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टॉमाहॉक मिसाइल अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका के पास भी एक आपके पास जो हथियार हैं, अगर आपके पास टॉमाहॉक मिसाइल है तो टॉमाहॉक को वापस बनाना ऐसा नहीं है ना कि आज हमने कहा और कल बन गई। मतलब इट विल टेक टाइम, उसको प्रोडक्शन में आने में टाइम लगेगा, बनाने में भी वक्त लगेगा। तो वो, और दूसरा आप एक एक्टिव युद्ध लड़ रहे थे पहले से यूक्रेन में। आप ऐसा भी नहीं है कि आप बाकी जगहों से सब हथियार यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, तो आप ये ऐसा इतना आसान नहीं है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं, जो डिफेंस सिस्टम में हैं, जो
इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है, वो भी अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद एग्जॉस्ट होने लगेंगी तो वो अब पिक चूज कर रहे हैं, वो हर मिसाइल को नहीं गिरा रहे हैं या हर ईरान के अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी मिसाइलों को वो भी सोच समझ कर, मतलब उन्हें भी लग रहा है कि अगर ये लंबा चलेगा तो हमें किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है। तो वो अपनी मिसाइलों को, अपने हथियारों को, तो अब वो अपने हथियारों को का बुके उन्होंने बड़ा कर दिया है। मतलब पहले अगर वो सिर्फ टॉमाहॉक का इस्तेमाल कर रहे थे तो अब वो सिर्फ टॉमाहॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो रैशनिंग कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं कि टॉमाहॉक इतना करेंगे, हम दूसरी मिसाइल ये करेंगे, हम फिर ये दूसरा हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो अपने हथियारों की भी जो बुके है, जो वेरिएशन है, वो बढ़ाया है, वो किया है, क्योंकि उनको भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका है तो वो कितने भी टॉमाहॉक ले जाके मार सकता है। इजराइल भी आयरन डोम की जगह आयरन लेजर बीम इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, तो वो अपने मिसाइलों को वो आप ये सोचिए कि आपकी तो एक इतनी महंगी मिसाइल आप मारेंगे वहाँ से आ रही मिसाइल को गिराने के लिए, और आपका तो ये कितना बड़ा वो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वो अगर इतने हमले कर रहा है तो कौन सा हमला रोकना ज़रूरी है, उस हमले को रोकें। हर हमले को रोकने के लिए नहीं वो फायर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी रैशनिंग करनी है, सोचना है कि अगर ये 4 हफ्ते या 6 हफ्ते चलता है तो फिर क्या होगा। तो ईरान जिस तरह से रशिया ने कहा था कि 1 साल तक जंग लड़ सकता है, क्या वाकई लड़ पाएगा ईरान 1 साल तक? इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन हैं उसके पास। 1 साल तो बहुत लंबा वक्त है कहने के लिए। देखिए, एंड गेम इजराइल का यही है, और इजराइल इसी उद्देश्य के साथ आया कि इजराइल को लगता है यही विंडो है जब वो ईरान में उसकी ताकत को ख़त्म कर सकता है। अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने इसी बात के लिए राज़ी कराया कि देखिए ये ही विंडो है, हम इसमें ही ये कर सकते हैं, ये हासिल कर पाएंगे। तो वो ये मकसद लेकर आए हैं। ईरान को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के पास एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है, उनकी बहुत डीप डाउन तक उनकी जो हायरार्की है वो मौजूद है। तो वो ख़त्म इतनी आसानी से नहीं होगा, उनके पास ताकत भी है, ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। तो वो मगर उनके पास हथियार ऐसा नहीं है कि वो इंडेफिनिट लड़ सकते हैं। तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगले और हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने में और स्थिति साफ होगी कि क्या होने वाला है। अच्छा, लेकिन मगर एक सवाल और लोगों के जहन में है कि ये जो टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, तो अब अगर सुलह की बात भी हो तो किससे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो देखिए, अब ये अभी उनके पास काउंसिल है, 3 सदस्य हैं जो फैसले ले रहे हैं, उनके पास एक सिस्टम है। अगर नहीं भी अगला सुप्रीम लीडर इलेक्ट होगा तो ये 3 लोग हैं जो हर फैसला लेंगे। अब नेक्स्ट लीडर की भी बात हो ही रही है, मुश्तबा खामनेई की बात हो रही है कि वो आ जाएंगे। मुश्तबा खामनेई ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा आ जाएगा। तो उन्होंने एक बना रखा है, उनका एक सिस्टम है कि ये नहीं होगा तो ये होगा। तो ऐसा है नहीं, दे विल इलेक्ट अ न्यू सुप्रीम लीडर, वो नहीं आएंगे उसके बाद दूसरा आएगा। तो अभी तो उनके पास है कि वो आगे तक बात कर सकते हैं। यानी फिलहाल तो जंग थमने के हालात नहीं है। नहीं, फिलहाल थमने के हालात नहीं है। अमेरिका ज़रूर ये चाहेगा कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, लेकिन अमेरिका जहाँ पर दाखिल हो चुका है वहाँ से इतनी आसानी से निकलना संभव नहीं होगा और ये लंबा चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सलीके से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे समझाया, और उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आया होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।